एक्चुअली हुआ क्या, जो लास्ट क्लास है उसमें ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो गई, वहाँ पर वो एंड हो गई। वो उसका टाइम फिक्स होता है ना, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी खो गया उसमें क्लास में, तो वो ऑटोमेटिकली एंड हो गई फिर वो। तो अब दोबारा ये नेक्स्ट क्लास शुरू हुई है, तो लेकिन मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने उसको, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एंड हुआ था। एंड आई बिलीव कि आप भी वहाँ से पकड़ पाएंगे उसको। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो ये येलो कलर्ड है, ये सेगमेंट है, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या है, बिकॉज वी हैव सीन दिस फ्रेज सो मैनी टाइम्स। इट मीन्स, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, जैसा कि रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। और रूल्स कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द रूल्स। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 29 में, ठीक, सेक्शन 29 में। तो अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर हम अपील कर रहे हैं, है ना, तो जो अपील करेंगे, अपील किसको जाएगी? तो दो बातें हो गई। अपील जाएगी उस कोर्ट को, इस लाइन को पढ़िए, अपील विल गो टू द कोर्ट or to the tribunal in accordance with the service rules. Fine. Otherwise otherwise as per rules made by central government under section 29 and particularly clause K के accordance. प्लीज़ लेट मी नो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या आपको नहीं आया, कि जब ये हम मैनर ऑफ अपील की बात करते हैं, ये प्रिस्क्राइब्ड की बात करते हैं, तो अपील कैसे होगी। तो जहाँ जहाँ पर भी ये वाली लाइन आती है, इन सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड, उसका मतलब वही होगा कि सेक्शन 29 में जो रूल्स बने हैं उनमें जो लिखा जाएगा, उनमें जो तरीका बताया जाएगा, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक, नाउ आई कम टू सेक्शन 20। अब आसान है, जितना भी एक्ट था, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी वो अब जा चुकी हैं, अब बहुत आसान प्रोविजंस है और हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे इसको। सेक्शन 20 पर आ जाइए, बहुत सिंपल है। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बस केवल हेडिंग से ध्यान कर लीजिएगा कि विच सेक्शन डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल, नंबर 1, ए, मॉनिटर the timely submission of the report furnished by the local committee। तो केवल क्या ये मॉनिटर मतलब क्या? सुपरविजन हो गया एक तरीके से। मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट फर्निश्ड बाय द लोकल कमेटी। लोकल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है ना, वो टाइमली सबमिशन उसका हो जाए बस। तो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम सिर्फ इतना है कि वो रिपोर्ट की सबमिशन की मॉनिटरिंग कर पाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एंड टेक सच मेजर्स, देखिए, टेक सच मेजर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर एंगेजिंग एनजीओज फॉर क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑन सेक्सुअल हरेसमेंट एंड द राइट्स ऑफ द वुमेन। ये इंपॉर्टेंट है, प्लेन्स में लगा लीजिए। ये भी ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफिसर कौन है? ये सेक्शन 5 में आए थे भाई साहब, ध्यान होगा आपको, सेक्शन 5 में थे ये। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू बी दी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो इस व्यक्ति का ये काम होगा कि ये एनजीओज को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करे, सम्मिलित करे, किन काम के लिए? क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑन सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट के इश्यूज पर जानकारी बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने में, लोग ज़्यादा जागरूक हो। अवेयरनेस को हिंदी बोलते हैं जागरूकता। तो जागरूकता फैलाने में, एनजीओज को मदद लेने में वो ऐसे स्टेप्स लेगा, वो ऐसे मेजर्स लेगा, वो ऐसे निर्णय लेगा कि ताकि एनजीओज को एंगेज किया जा सके, उनसे बात करके अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जा सकें ताकि लोग इसके बारे में समझें। तो इतनी सी बात को हाईलाइट करके P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए कि ये काम कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करता है, अवेयरनेस के लिए एनजीओज को एंगेज करना। टेक्निकल चीज़ें नहीं है, केवल जानना, हाईलाइट कीजिए, आगे बढ़िए।
सेक्शन 21 कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट हेडिंग से काम चलेगा आपका। ये बहुत मिसलेनियस प्रोविजन शुरू हो गए हैं आपके। अब द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट इन ईच कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर तक, एंड सबमिट द सेम इन सच फॉर्म एंड एट सच टाइम एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। देखो एज में भी प्रेस्क्राइब्ड आया, फिर सेक्शन 29 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बस किसको करेगा? टू द एम्प्लॉयर एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो ये जो कमेटी है IC या LC, ये क्या करेंगी? इनको और इसको एंड है एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या करेंगी? ये एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट का क्या करेंगी? प्रिपेयर करेंगी एंड सबमिट। ठीक, और यही बात अगर मैं आपको 20 पे चला जाए, अगर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, मॉनिटर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट की बात भी यही बात की गई है। सेक्शन 20 में जब देखा था ना कि वो ये देखेगा, मॉनिटरिंग करेगा कि रिपोर्ट का सबमिशन टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसी रिपोर्ट की बात कर रहा है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में सिर्फ इतनी बात है, इनकी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? इंटरनल कमेटी की ड्यूटी है या फिर लोकल कमेटी की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? ये ड्यूटी है। बस बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, इसमें ध्यान रखना। P4 प्रीलिम्स लगाते रहिएगा। शैल प्रिपेयर, एक काम ये करेगा, प्रिपेयर एंड सबमिट। प्रिपेयर एंड सबमिट क्या? एनुअल रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसको सबमिट करेंगे कब? इन ईच कैलेंडर ईयर, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में। किस तरीके से करेंगे? क्या फॉर्मेट होगा? इन सच फॉर्म। कब करेंगे ये सब? एज में प्रेस्क्राइब्ड। एज में प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है सेक्शन 29 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी उसके अनुसार करेंगे। लेट मी नो, हाँ समझ में आई नहीं आई बताइए। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल फॉरवर्ड ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एनुअल रिपोर्ट रिसीव्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए। तो बेसिकली इसमें आपने सेक्शन 21 को मैंने पढ़वा दिया। उसमें है क्या कि जो ICC कमेटी है, IC या LC, ये जो कमेटीज हैं, दीज कमिटीज विल सबमिट रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड देन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल मेक ए ब्रीफ रिपोर्ट। उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट होगी, इनकी ब्रीफ रिपोर्ट होगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल सबमिट द रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, SG स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। हु विल सबमिट रिपोर्ट टू हुम? दीज कमिटीज विल सबमिट रिपोर्ट टू द एम्प्लॉयर एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट। ब्रीफ रिपोर्ट, देखिए दो बातें हैं, इन शब्दों में मत घूमना वहां पर एग्जाम में। ये है ब्रीफ रिपोर्ट एंड द टर्म इज व्हाट? एनुअल रिपोर्ट। Annual report is submitted by IC internal committee or LC local committee. These IC and LC submit report to the district officer. District officer prepare a brief report and this report is then forwarded to the state government. तो प्लीज लेट मी नो आपको सेक्शन 21 समझ में आया या नहीं आया? कम ऑन, हरी अप। 22 एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। क्या है देखिए, द एम्प्लॉयर shall include in its report the number of cases filed if any and their disposal under this act in the annual report of his organization. Please very important, देखिए एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर। कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन है 22।
एम्प्लॉयर शैल इंक्लूड द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड एंड देयर डिस्पोजल इन इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वार्षिक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ही विल हैव टू मेंशन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट के कितने केसेस फाइल हुए थे, कितनी घटनाएं घटी थी और उनका डिस्पोजल हुआ या नहीं हुआ। एंड देयर डिस्पोजल, नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड एंड देयर डिस्पोजल। तो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए बहुत शर्मनाक हो सकती है बात यह। ही विल हैव टू मेंशन इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट में कि जनाब हमारे यहाँ 50 मामले हुए, 10 मामले हुए, एक केस फाइल हुआ, उसका डिस्पोजल हुआ। तो फिर क्या हुआ, एम्प्लॉयर विल हैव टू टेक केयर, विल हैव टू जनरेट एन एनवायरनमेंट जो कि सेफ हो वुमेन्स के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन यहां से आ सकता है, अंडर विच सेक्शन एम्प्लॉयर इज ड्यूटी बाउंड टू फाइल द नंबर ऑफ केसेस इन द एनुअल रिपोर्ट। कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है? दिस इज अंडर सेक्शन 22। कर लेंगे आप लोग? प्लीज लेट मी नो एवरीवन, हाँ ना बताइए। एंड वेयर नो सच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, जहां पर एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं होती है, इंटीमेट सच नंबर ऑफ केसेस इफ एनी टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर P4 प्रीलिम्स। वाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बिग कॉर्पोरेशंस, दे हैव टू प्रिपेयर, इनका एक पूरा एक एनुअल रिपोर्ट बनती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस की। बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू प्रिपेयर्ड, बट वेयर देयर इज नो सच प्रोविजन, जहां पर रिक्वायर्ड ही नहीं है एनुअल उसका, देन टू हुम, देन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ध्यान रखना, P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए। द एम्प्लॉयर विल हैव टू इंटीमेट, सूचना देनी पड़ेगी सच नंबर ऑफ केसेस कि हाउ मेनी केसेस वर फाइल्ड, हाउ मेनी केसेस हैव बीन डिस्पोज टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। यहीं से पूछेंगे कि जब एनुअल रिपोर्ट का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इंटीमेशन टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये बतानी पड़ेगी बात कि भाई हमारे यहाँ 5 केस फाइल हुए थे, 5 का डिस्पोजल हो चुका। बहुत सिंपल सी बात है, वो टेक्निकल बातें नहीं है, केवल जानना है आपको। 23 में आइए, 23। This is section 23rd. Appropriate government to monitor implementation and maintain data. The appropriate government, you know it's as defined under section 2B. As defined under section 2B. Appropriate government shall monitor the implementation of this act and maintain data on the number of cases filed and disposed in respect of all cases of sexual harassment at workplace। बस तो यहाँ पर सेक्शन 23 में ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर द डेटा, टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंशन ऑफ द एक्ट। यानी कि सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती कि सरकार बेफिक्र हो जाए, सरकार को भी मॉनिटरिंग जारी रखनी पड़ेगी बस, और डेटा को कंपाइल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा आपको, सेक्शन 23 ये कौन से सेक्शन में ऐसा करना जरूरी है, सेक्शन पे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं समझाता हूं। देखिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंशन, दो बातें हैं, मॉनिटर द इम्प्लीमेंशन ऑफ द एक्ट। नंबर 1 कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इस एक्ट के इम्प्लीमेंशन की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, एक ड्यूटी, दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी। एंड सेकंड इज व्हाट, द मेंटेन द डेटा, डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, किस चीज का, ऑन द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड एंड डिस्पोज, कि सेक्सुअल हरेसमेंट के कितने केसेस फाइल हुए थे और कितने केसेस डिस्पोज हो गए, इस प्रकार का डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। किसको करना पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है।
सॉरी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। कौन से सेक्शन में करना पड़ता है? सेक्शन 23 में करना पड़ता है। तो इतनी सी बात याद रखनी है आपको। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। देखिए कैसे, ये था सेक्शन 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, 21 आईसी और एलसी, 22 एम्प्लॉयर, 23 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब आप मेरे ख्याल से इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि 20 में, सेक्शन 20 में था ड्यूटी ऑफिसर का मॉनिटर एंड मेजर्स एनजीओज, इतना भी याद कर लेंगे काम हो जाएगा। आईसीएलसी क्या था? एनुअल रिपोर्ट, एम्प्लॉयर को कंपाइल करना डेटा एनुअल रिपोर्ट में, उसकी जो एनुअल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है उसमें मेंशन करेंगे या फिर ड्यूटी ऑफिसर को इंटीमेट करेंगे। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? वो मॉनिटरिंग करेगी, एप्रोप्रिएट मॉनिटर करेगी और डेटा कंपाइल करेगी, केसेस फाइल्ड और डिस्पोज्ड। तो 20, 21, 22, 23 ये 4 सेक्शन है। आपको इस तरीके से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज देयर कैन बी कन्फ्यूजन इन योर एग्जाम। तो मैंने आपको एक ग्लिम्स दी है कि किस तरीके से आपको नोट्स बना लेने चाहिए सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन। 20, 21, 22, 23 कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 20 इज रिलेटेड टू ड्यूटी ऑफिसर, आईसीएलसी, एम्प्लॉयर, एजी। इस तरीके से करेंगे तो आपको पहला काम तो यही खत्म हो गया। प्लीज लेट मी नो, आपको एक आइडिया समझ में आया मेरा? हरी आप जल्दी बताइए। 24 बस अब खत्म होने वाला है क्योंकि कुछ है नहीं, मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज द एक्ट। The appropriate government may, subject to the availability of financial and other resources, develop relevant information, education, communication and training materials and organize awareness programs। बस तो ये यहाँ पर सेक्शन कौन सा है? 24 की एक क्लॉज हो गई है, सब क्लॉज ए हो गई। क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी कि कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग मटेरियल बनवाएगी। रेलिवेंट मतलब मेन पर्पज ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के बारे में देयर शुड बी जनरल अवेयरनेस, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। सेक्शन 20 क्लॉज बी में ड्यूटी ऑफिसर ने एनजीओ को एंगेज कर रहा था, वो एनजीओ को एंगेज कर रहा था फॉर द सेम पर्पज, अवेयरनेस के लिए। फाइन, अवेयरनेस के लिए यहां पर भी जनरल अवेयरनेस की बात है, लेकिन वहां पर तो 24 इज रिलेटेड टू व्हाट? सेक्शन 24 इज रिलेटेड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 20 इज रिलेटेड टू द ड्यूटी ऑफिसर। तो मैं फिर कह रहा हूं देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस फॉर योर कंफ्यूजन बिकॉज देर इज सिमिलैरिटी, रिजेंबलेंस है, रिजेंबल करते हैं ये सारे। तो जो जनरल अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स के हैं, ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम सेक्शन 24 में कौन करवा रहा है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करवाएगी। सेक्शन 20 में उन्होंने क्या कहा कि यू विल एंगेज, ड्यूटी ऑफिसर शैल एंगेज एनजीओज फॉर सच। तो देयर इज एन एंगल ऑफ एनजीओज, एंगेजमेंट ऑफ एनजीओज इन सेक्शन 20 बाय ड्यूटी ऑफिसर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इन दिस केस दिस इज वहां पे स्पेसिफिक हो गया कि आप एनजीओज की हेल्प लोगे सेक्शन 20 में, है ना। सेक्शन 24 में इट्स ए जनरल ड्यूटी। व्हाट इज द जनरल ड्यूटी? दिस इज जनरल ड्यूटी। You will develop relevant information, education, communication and training materials। ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप करेंगे आप,
and then you will organize awareness programs to advance the understanding of the public of the provisions of this act. You got it? Providing the protection against sexual harassment of women at workplace, and again formulate orientation and training programs for the members of local committee. दूसरी बात ये होगी कि लोकल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, लोकल कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करने की ड्यूटी किसकी है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है, ध्यान रखना, दिस इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी ऑफिसर की है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है? आंसर इज व्हाट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की वही है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किसकी क्या ड्यूटी है, यहीं से क्वेश्चन आएगा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर देखिए, दिस इज द ड्यूटी ऑफ व्हाट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजी टू व्हाट? फॉर्मुलेट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फॉर्मुलेट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसके लिए? मेंबर्स ऑफ एलसी, लोकल कमेटी के मेंबर्स के लिए, लोकल कमेटी के मेंबर्स के लिए ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करवाना कि कब कब ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट गेट कंफ्यूज विद द ड्यूटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेक्शन 20 में ध्यान रखना बस है। नाउ कम टू सेक्शन 25। वो छोटे छोटे सेक्शन है क्योंकि मिसलेनियस प्रोविजंस हैं बस, लेकिन प्रीलिम्स के लिए घातक हो सकते हैं। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से पढ़िए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द public interest or in the interest of women employees at a workplace to do so by order in writing, call upon any employer or district officer to furnish in writing such information as it may requires relating to sexual harassment। बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिया मैंने, आपके समझाता हूँ आपके लिए कि दिस इज द पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या पावर है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग, लिखित में आदेश दे सकती है। बाय ऑर्डर इन राइटिंग आदेश दे सकती है। क्या? कॉल अपॉन एनी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, किसी भी एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोल सकती है, कॉल अपॉन कर सकती है। क्या? टू फर्निश इन राइटिंग सच इंफॉर्मेशन, कि जैसी एज इट मे रिक्वायर, जैसी मतलब इंफॉर्मेशन के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को बोल सकती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोल सकती है कि भैया राइटिंग में मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। The government needs such information in writing from whom? एम्प्लॉयर से भी कह सकती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से भी कह सकती है। पी फॉर प्रीलिम्स, यहां पर ध्यान रखना, यहां LCIC नहीं है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है वो किससे मांगेगी। दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इटसेल्फ। इट इज, प्लीज सी दिस, मैं आपको इसको ऐसे समझिए, appropriate government may call this employer or from district officer, it is not from IC or LC। क्या मांग सकती है? such information as it may required relating to sexual harassment, सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित ऐसी सूचना जैसे कि इनको आवश्यकता लगे। कैसे मांगेगी? फर्निश इन राइटिंग, लिखित रूप में दो। किससे मांगेगी? एनी एम्प्लॉयर से या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से। कौन मांगेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मांग सकती है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 25 में। प्लीज लेट मी नो ये आपके बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन, हरी अप।
जल्दी बताइए। सही है। सेकंड पर आइए, ऑथराइज एनी ऑफिसर टू मेक इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड वर्क प्लेस in relation to sexual harassment and who shall submit a report of such inspection to it within such period as may be specified in the order। तो प्लीज़ एनी ऑफिसर को P4 प्रीलिम्स लगाइए। और किसके लिए, अब मैं समझाता हूँ। ऑथराइज एनी ऑफिसर, किसी भी अधिकारी को ऑथराइज कर सकती है, किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन किसका, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन, और किसका, वर्क प्लेस का, किसी भी कार्यस्थल का इंस्पेक्शन, किसके संबंध में, सेक्सुअल हरेसमेंट के संबंध में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है हु कैन ऑथराइज द इंस्पेक्शन की पावर किसको है। इंस्पेक्शन के लिए किसी भी अधिकारी को ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज किया जा सकता है, किसके द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर एनी ऑफिसर लिखा गया है, ना कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इट कैन बी एनी ऑफिसर, किसी भी अधिकारी को संबंधित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के लिए ऑथराइज कर सकती है कि तुम जाओ उस कार्यस्थल का इंस्पेक्शन करो। कौन सा कार्यस्थल है ये, विच इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित किसी भी स्थान का इंस्पेक्शन करना हो, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करना हो, उसके लिए किसी भी अधिकारी को अधिकृत किया जा सकता है, कैन बी ऑथोराइज्ड। समझ रहे हैं आप, स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑथराइज एनी ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट गलत बोल गया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी ऑफिसर। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है, कम ऑन, आपको समझ में आई नहीं यही बात मेरी है। ऑथराइज फॉर व्हाट, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कहाँ का, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड वर्क प्लेस। हाईलाइट करते रहना इस तरीके से ही। इंस्पेक्शन है रिकॉर्ड्स का, इंस्पेक्शन है वर्क प्लेस का। किसको करा है ऑथराइज, किसी भी अधिकारी को, एनी ऑफिसर। और ये जो ऑफिसर क्या करेगा, हु शैल सबमिट ए रिपोर्ट, जो कि अपनी रिपोर्ट देगा। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। एवरी एम्प्लॉयर और एंड डिस्ट्रिक्ट, और नहीं है, एंड है ये, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल प्रोड्यूस on demand all information, records and other documents in his custody before the officer making the inspection। बस यहां पर एम्प्लॉयर की और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी है कि उनके पास जितने भी सूचनाएं हैं, ऑल इंफॉर्मेशन, जितने भी दस्तावेज, रिकॉर्ड्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी आप इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करोगे। वर्ड इज व्हाट, जो कौन कौन करेगा, दिस इज द ड्यूटी ऑफ व्हाट, एवरी एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और वर्ड क्या यूज किया, शैल, मींस ड्यूटी बाउंड है। प्रोड्यूस ऑन डिमांड, जब मांगा जाएगा तो आप सब ऑल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, अदर डॉक्यूमेंट्स इन हिज कस्टडी प्रोड्यूस करोगे। किसके सामने, बिफोर द ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर, द ऑफिसर मेकिंग द इंस्पेक्शन। जो ऑफिसर इंस्पेक्शन कर रहा होगा उसके सामने डिमांड करने पर सभी सूचनाएं, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करोगे। कौन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कौन, एम्प्लॉयर, प्रत्येक एम्प्लॉयर। बोलो हाँ है ना, कर लेंगे आप लोग। तो दिस वॉज सेक्शन 25। मैं समअप करता हूं कि दिस इज द पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन। ये पावर किसकी है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है। इंस्पेक्शन कराने के लिए किसको कर सकते हैं, एनी ऑफिसर कैन बी ऑथराइज्ड। बोलो हाँ या ना, बस। नाउ कम टू सेक्शन 26, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखना। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस क्या है, वेयर द एम्प्लॉयर, कौन, एम्प्लॉयर
ध्यान रखना, फेल्स, देखिए वेयर द एम्प्लॉयर फेल्स, तो यहां पर सेक्शन 26 जो बात कर रहा है, अभी यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं. एंड यू विल हैव टू वेरी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल. ध्यान रखना, फेल्स, फेल हो जाते हैं किसके लिए, टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कमेटी अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 1, टू टेक actions under section 13, 14 and 22, or contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of other provisions of this act or any rules thereunder. ये तीन बातें हैं ए बी सी एम्प्लॉयर की. पहले इसकी बात समझ लीजिए, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़, 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है. इसको बना लीजिए पी फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए, कितना जुर्माना होगा, सेक्शन 26 में पेनल्टी कितने की है, पेनल्टी कितने की है 50,000. क्लॉज 1 में क्या है देखिए, तो पेनल्टी किस पर लगेगी, सेक्शन 26 में पेनल्टी किस पर लगेगी, क्वेश्चन पहला यहां से यहां पर आएगा. 26 क्लॉज 1 में पेनल्टी किस पर लगेगी, दिस इज द एम्प्लॉयर हु विल हैव टू फेस द पेनल्टी. नंबर 1 क्वेश्चन. नंबर 2 क्वेश्चन, पेनल्टी कितनी लग सकती है, 50,000 विच मे एक्सटेंड अप टू 50,000, इट मे बी लेस देन 50,000, इट मे बी 10,000, इट मे बी 20,000, इट मे बी एनी बट नॉट एक्सीडिंग 50,000. दिस इज द मैक्सिमम पेनल्टी. 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. यहां पर दूसरा क्वेश्चन आएगा. तीसरा क्वेश्चन है कब, 3 फेलियर्स हैं, अगर 3 बातों में से किसी में एक में भी फेल हो जाता है तो ये पेनल्टी लग सकती है. नंबर 1, सेक्शन 4 क्लॉज 1 में ही वॉज सपोज टू कॉन्स्टिट्यूट ए इंटरनल कमेटी, उसको एक इंटरनल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना था लेकिन उसने नहीं किया. इंटरनल कमेटी वॉज टू बी फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिसीविंग द कंप्लेंट्स, आपने नहीं बनाई है, यू विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर दैट. एक ही हो गया. चलिए यहां पर ये आपने कंप्लाई कर रखा है. नाउ एक कंप्लेंट फाइल हुई थी, है ना, कंप्लेंट फाइल हुई थी, उसमें इंक्वायरी हुई थी और उसमें फिर 13 या 14 में ऑर्डर्स हुए थे और 22 में भी अगेन 22 में आपको इंफॉर्मेशन देनी थी. सेक्शन 22 भी पढ़ाया ना मैंने आपको, इस सेक्शन 22 देखिए पढ़ाया अभी आपको मैंने कि एम्प्लॉयर को आपको एनुअल रिपोर्ट में नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड और डिस्पोज की रिपोर्ट देनी थी. आर यू फेल्ड इन दैट, तो सेक्शन 22 में जो इंफॉर्मेशन थी नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड एंड डिस्पोज की, वो रिपोर्ट आपने नहीं दी, तो ये सेकंड फेलियर हुआ. इफ यू डू दैट यू विल हैव टू फेस द पेनल्टी. एंड अगेन इफ यू कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस, देखो ये तो हो गए ए और बी स्पेसिफिक हो गए, प्लीज सी दिस, ए एंड बी में क्लॉज ए और क्लॉज बी में क्या है, सेक्शन 4(1) का कॉन्ट्रावेंशन है, 13, 14, 22 का है, ये स्पेसिफिक हो गया. अब यहां पर क्या है, सी क्लॉज में क्या है, अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स, किसी भी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करते हो, कैसे कॉन्ट्रावीन करते हो या कॉन्ट्रावीन करने की अटेम्प्ट करते हो या अबेटमेंट करवाते हो, कहते हो डिस्क्लोज कर दे आइडेंटिटी. सेक्शन 16 हो सकता है, आप सेक्शन 16 का कॉन्ट्रावेंट करवाना चाहते हो, तो ये जनरल हो गया. तो ए वेदर योर केस फॉल्स इन ए और बी और इन सी, यू आर लायबल टू फेस द पेनल्टी अप टू 50,000 रुपीज. तो आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. 50,000 रुपीज कर लेंगे. P4 प्रीलिम्स लगाइए, जहां जहां से क्वेश्चंस बनते थे, जहां जहां समझाना जरूरी है, मैंने सारे पक्षों को समझाया है आपको. ए बी एंड सी, ए में क्या है, यू आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटरनल कमेटी, यू विल बी लायबल टू पेनल्टी. यू आर नॉट टेकिंग एक्शन अंडर सेक्शन 13, 14. उस 13, 14 में क्या था कि एक्शन लीजिए. 13 में क्या था, यू टेक एक्शन बिकॉज एलिगेशंस आर प्रूव्ड. 14 में allegations are found false, malified, therefore take action against the agreed woman, you are not taking. 22 में you are supposed to provide the information regarding the cases filed, disposed, you did not.
अगेन, और ये सी में है अगेन अदर प्रोविजंस का उल्लंघन खुद करना, क्या उल्लंघन करने का प्रयत्न करना या किसी व्यक्ति से करवाना, यानी कि अबेटमेंट करना। इन तीनों दशाओं में ड्यूटी किसकी है? एम्प्लॉयर की है। एम्प्लॉयर का फेलियर है ये, और उसी को पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। कर लेंगे? बोलो हाँ या ना बताइए। इतना समझ में आया नहीं आया? कम ऑन। जल्दी से। गुड। अब आ जाइए, इफ एनी एम्प्लॉयर आफ्टर हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, यानी कि एक बार कन्विक्शन हो चुका है, प्रीवियसली बीइंग कन्विक्टेड, पहले एक बार किसी भी ऑफेंस में यहां पर आप कन्विक्शन हो चुका है आपका, यानी कि जैसे सेक्शन 16 17 का हो गया, इनमें कन्विक्शन हुआ है आपका, एंड सब्सिक्वेंटली कमिट्स एन कन्विक्टेड, यानी कि दोबारा भी करा आपने, फिर कन्विक्शन भी हुआ, सेम ऑफेंस किया आपने, यानी कि आपने रिपीट कर दिया उसका, इन दैट केस ही शैल बी लेट ट्वाइस द पनिशमेंट विच माइट हैव बीन इम्पोज ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। पहले कन्विक्शन पर जितना पनिशमेंट हो सकता था उसका डबल आपको करना पड़ेगा। भाई इतना ध्यान रखना है आपको। शैल बी लायबल टू द twice the punishment which might have been imposed on a first conviction। नेक्स्ट पर आइए, in case a higher punishment is prescribed under any other law for the time being in force for the offense for which the accused is being prosecuted, the court shall take cognizance of the same while awarding the punishment। P for prelims very important। समझ लीजिए क्या है। In case a higher punishment is prescribed under any other law means same offense के लिए अगर किसी कोई अदर एक्ट में भी पनिशमेंट दिया गया है, जैसे आईपीसी है, और वो पनिशमेंट हायर है, हायर पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड, इन केस ए हायर पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड, हायर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया किसमें? इन एनी अदर लॉ, किसी अन्य कानून में अधिक हायर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया, देन क्या होगा? इन दैट केस कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट उसका भी संज्ञान लेगी कि भैया किसमें जाए, तो इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम, उसका भी कॉग्निजेंस लेकर के उसके अंतर्गत भी कार्रवाई करे, ये है, सही है। वाइल अवॉर्डिंग द पनिशमेंट, जब दंड पर बात आएगी तो देखा जाएगा अच्छा बेटा उस कानून में इस बात के लिए तो 3 साल तक की सजा है, तो कोर्ट चाहे तो आपको 3 साल तक के लिए भेज सकती है, मतलब हायर पनिशमेंट मे बी अवॉर्डेड, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम, ठीक है। एंड नाउ आइए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेनल्टी कौन कौन सी पेनल्टी, तो देखो पेनल्टी, पहली पेनल्टी क्या थी? सेक्शन 20, ये है आपका मेरा सबका मिलाकर के सेक्शन 26। पेनल्टी की बात हम बात कर रहे हैं, पेनल्टी की बात किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर की। तो एक तो आई थी 50,000 की बात आई थी, ठीक है। सेकंड कन्विक्शन में हमने बात की डबल पनिशमेंट की बात हो गई थी, हायर पनिशमेंट अगर किसी उसमें है वो मिल सकता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है? कैंसिलेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस और विड्रॉल और नॉन रिन्यूअल और कैंसिलेशन और अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। देखो क्या है ये, एज द केस में बी बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस हिज बिजनेस और एक्टिविटी। अब ये भी क्या हो सकता है, देखो मैं समराइज करता हूँ इसको, कि अगर आपको अपना बिजनेस कर, पहले लास्ट लाइन पढ़ी तब समझ में आएगा आपको। देखिए, रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन हिज बिजनेस और एक्टिविटी, क्या? रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, हम इसकी बात कर रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन हिज बिजनेस एक्टिविटी, कि अगर आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था, दैट रजिस्ट्रेशन में बी कैंसल्ड, दैट रजिस्ट्रेशन में बी कैंसल्ड, या इफ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो इट कैन बी विड्रॉल हो सकता है, दोबारा रिन्यू नहीं मना करने कि आगे से रिन्यू नहीं करेंगे, नॉन रिन्यूअल हो सकता है, किसी भी प्रकार से उसको कैंसिल कर सकते हैं। आपको समझ रहे बात आपको? तो इट इधर रिगार्डिंग विद द लाइसेंस की बात हो या रजिस्ट्रेशन की बात हो, विच इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी, दैट मे बी कैंसल्ड, दैट कैन बी विड्रॉल, दैट कैन बी नलिफाइड इन एनी वे। किसके द्वारा? यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए। ये कौन करेगा? बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। P4 प्रीलिम्स यहां पर ड्यूटी ऑफिसर IC/LC को मत कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। IC और IC हो या LC हो, वो केवल रिकमेंड करती हैं एक्शन को, एक्शन को रिकमेंड करती हैं IC, उनका काम है इंक्वायरी करना और अपनी रिकमेंडेशन देना, ये ध्यान रखना। और ड्यूटी ऑफिसर का काम एम्प्लॉयर और वो उस पर एक्शन लेना आगे को। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैंसिल करना है या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, देखो ड्यूटी ऑफिसर कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है, तो ध्यान रखना वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। ड्यूटी ऑफिसर क्यों आता है बार बार? क्योंकि बीइंग प्रोसिक्यूटर ड्यूटी ऑफिसर बार बार हमारे कार्यवाही में रहता ही है वो ड्यूटी ऑफिसर, क्योंकि वो FIR रजिस्टर करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, दैट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड बाय नो अदर अथॉरिटी। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 26. नाउ कम टू सेक्शन 27. Cognizance of offenses by the court, very important, very important भाई। section 27, which section talks about the cognizance of offenses? क्या है ये? No court shall take cognizance of an offense. No court shall take cognizance of any offense punishable under this act or any rules made thereunder. सेव ऑन कंप्लेंट को हाईलाइट कीजिए, मेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन और बाय एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी इन दिस बिहाफ। तो ये कह रहे हैं कि केवल और केवल कंप्लेंट पर कॉग्निजेंसली कोर्ट जो है, मीनिंग देयर बाय कि इस एक्ट के अंतर्गत जो अपराध का वर्णन किया गया है, ऑफेंस, किस ऑफेंस की बात कर रहे हैं? इनकी बात कर रहे हैं। इसको आप ऐसे पढ़ो, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर, रूल्स 29 में, ठीक। तो उन ऑफेंस की बात कर रहे हैं, दी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, वो कैसे ट्रीट होंगे, उनका कॉग्निजेंस कैसे लिया जा सकता है। तो दोज ऑफेंसेस में क्या है, कंप्लेंट फाइल होगी। इट इज नॉट द केस ऑफ FIR। कॉग्निजेंस शुड बी टेकन अपॉन द कंप्लेंट। अब देखो किसके द्वारा, सेव ऑन कंप्लेंट। कॉग्निजेंस जो है, शैल टेक कॉग्निजेंस ऑन ए कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल करोगे, यानी कि FIR केसेस नहीं होंगे, ये कंप्लेंट केस की तरह चलेंगे। और कौन कंप्लेंट करेगा? एग्रीव्ड वुमेन ने किया हो या कोई अन्य व्यक्ति करे, एनी अदर पर्सन, और ये अदर पर्सन कौन? ऑथोराइज्ड बाय द IC और LC इन दिस बिहाफ। तो एग्रीव्ड वुमेन या कोई अन्य व्यक्ति अधिकृत, उनकी कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस ली जाएगी। तो इट मींस यू विल नॉट अप्रोच टू द लोकल पुलिस, FIR करके नहीं करेंगे आप इसमें। तो इसमें जो ऑफेंसेस जितने भी हैं कर लेंगे आप लोग। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि विच सेक्शन टॉक्स अबाउट द कॉग्निजेंस? सेक्शन 27। कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है? ऑन द कंप्लेंट लिया जा सकता है, बस इतना ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट, नो कोर्ट inferior to that of metropolitan magistrate
और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पी फॉर प्रीलिम्स, कौन कौन सी कोर्ट शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों को कौन सी कोर्ट ट्राई कर सकती है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। इनसे नीचे की जो कोर्ट है यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट है वो ट्रायल नहीं कर सकते। ट्रायल कैन बी डन ओनली बाय द एमएम और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यहां से फिर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। एंड नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन तो 100% मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पी फॉर प्रीलिम्स कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, इट शैल बी ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये बात ध्यान रखना आप बस, ये ठीक है। दिस इज द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एंड नाउ कम टू सेक्शन 28, एक्ट इन नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ये पहले भी चर्चा कर चुका हूं, इसको मैं दोबारा कर देता हूं। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कि इस एक्ट के अंतर, इसके जो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट है, इसके प्रोविजंस इन एडिशन है। जैसे आईपीसी है, मान लीजिए एनी अदर लॉ आईपीसी है, तो आईपीसी के इसके जो प्रोविजंस हैं, जो भी इसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी या जो भी पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी, जो भी एक्शन लिए जाएंगे, वो इन एडिशन है, नॉट इन डेरोगेशन। तो इट इज नॉट ईदर कि आप आईपीसी में जाओ या इसमें जाओ, इट इज इन एडिशन टू दिस। और इन एडिशन से ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेंगे, वेदर इट इज इन एडिशन और इन डेरोगेशन। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे। तो अगेन देखो, जो पिछलग्गू सेक्शंस होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। तो आप ये इन कीवर्ड्स को जरूर ध्यान रखना, यहां से पूछेगा ही पूछेगा, और पूछेगा तो मुझे बताना जरूर। इन एडिशन टू और इन डेरोगेशन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। बस सेक्शन 28 ओवर हो गया। एंड नाउ दिस इज सेक्शन 29। ये हम चर्चा कर चुके पहले भी। सेक्शन 29 में खास बात क्या है? पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, विच सेक्शन डील्स विद द एप्रोप्रिएट पावर टू मेक रूल्स। दिस इज सेक्शन 29। एंड बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स, बस, नोट मोर देन दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स, इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। मैं पहले भी समझा चुका हूँ इसके बारे में। और हद से हद एवरी रूल, लास्ट की जो क्लॉज 3 है ये, एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बस, फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days पी फॉर प्रीलिम्स। इतनी बात और ध्यान कर लीजिए आप कि ये जो रूल्स बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो उन रूल्स पर फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। बस, ये पोक्सो एक्ट में भी हम लोगों ने ऐसी बात करते हैं, यहाँ पर भी है कि दी रूल शैल बी पुट बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनसे अप्रूवल लिया जाएगा। और ये भी कितने दिन के? 30 days के लिए अप्रूवल ले आएंगे। अप्रूवल के बाद में फिर पार्लियामेंट जैसे कुछ मॉडिफाई करना चाहे, कुछ रूल को हटाना चाहे, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। बस इतना ध्यान रखना। मीन्स इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 10 ये रूल्स हैं, तो पार्लियामेंट चाहे कि सेक्शन 10 को तो हटा दो, हट जाएगा। सेक्शन 3 में मॉडिफिकेशन कर दो तो मॉडिफाइड रूल से। तो अब ऐसा नहीं कि दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, पार्लियामेंट इनको फाइनलाइज करेंगे, बस। एंड नाउ द लास्ट वन, प्लीज गो टू सेक्शन 30, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। Section 30. So which section deals with the power to remove difficulty? It is section 30. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this act, central government को P for prelims लगाइए, may make provisions, बस।
कि अगर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आती है, ये शुरुआत के लिए होता है, किसके लिए होता है, फॉर आई थिंक 2 ईयर्स होगा, देखो ये पीरियड 2 ईयर्स के लिए, पहले 2 साल के लिए होता है हमेशा। तो इसका मतलब ये अब ये प्रोविजन एक तरीके से ये अब बेकार हो गया, दिस इज नॉट इफेक्टिव प्रोविजन नाउ। तो फिर भी इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस देन हु हैज द पावर टू मेक सच प्रोविजंस, भाई इतना ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक सच प्रोविजंस टू रिमूव दोज डिफिकल्टीज। जैसा इसका यह है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, यहीं पर लिख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। कौन से डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग दिस एक्ट, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में, लागू कराने में जो परेशानियां आएंगी उनको दूर करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनने हैं। तो किसके पास पावर होगी, दैट पावर शैल वेस्ट विद दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना बस। और ये प्रोवाइडेड दैट no such order shall be made under this section after the expiry of the period of 2 years from the commencement of this act। लेकिन अगर आप जो ऑर्डर पास करना चाहते हैं टू रिमूव द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को दूर करने के लिए कोई ऑर्डर पास करना चाहते हैं, तो वो ऐसे नहीं कभी भी करोगे आप, नोट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स फ्रॉम व्हाट, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रारंभ होने के 2 साल के भीतर आपको कोई ऑर्डर पास करना है टू रिमूव द डिफिकल्टीज कर सकते हैं। आपका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 साल के बाद नहीं, क्योंकि 2013 का एक्ट है, अब 2021 में पहुंच चुके हैं, तो वो वाली बात अब 2 साल का पीरियड खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि कब तक के लिए पावर थी, तो 2 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। कौन से सेक्शन में थी, सेक्शन 30 में थी, बस और कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें। तो देखो बचवा, सेक्शन 1 से लेकर के यहां तक, अब एक लास्ट में आपका जो मैं आपको कुछ और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको याद कर लीजिए, उसका जिक्र है, केस का नाम लिख लीजिए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 7 SCC 323। ये केस, इस केस का नाम लिए बिना इस क्लास को एंड नहीं किया जा सकता, है ना। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी थी, यानी कि ये एक्ट आया है 2013 में, ये डिसीजन आया है आपका सेक्शन, ये आपका आ गया 1997 में, है ना। डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट वर पास्ड या वर इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और यही गाइडलाइंस, इसी के आधार पर इट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ द प्रेजेंट एक्ट। जो प्रेजेंट एक्ट है वो जो है उसी का मतलब फॉलोअप मांग सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था। 1997 में गाइडलाइंस आई हैं और 2013 में ये एक्ट पास हुआ है। तो आप कीप इट इन माइंड, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये इसका जो रीजंस का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रीजंस जो होता है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, क्योंकि विशाखा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइंस दे रखी हैं, इसलिए भी जरूरी है ये एक्ट पास करना। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं एक बात, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स हैं दो बात, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है विशाखा का 3, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है। तो विद ऑल दीज वर्ड्स आई थैंक यू ऑल ऑफ यू दैट यू लिसन मी विद पेशेंस। आपने मुझे बहुत बर्दाश्त किया है, ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं मुझसे। एंड विद दीज वर्ड्स आई एंड दिस लॉ, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, क्या है, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। एंड आई बिलीव कि मैंने इसको जस्टिस किया होगा, मैंने पूरी कोशिश किया कि न्याय कर पाऊँ पूरा अच्छे तरीके से। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए, क्वेरी हो तो पूछिए मुझसे।
दीक्षा, ठीक। सो ये एक्ट भी खत्म हो गया। नाउ आई विल टेक अप जे एक्ट। और हो सकता है मैं दिवाली की छुट्टियां पता नहीं करूँगा नहीं करूँगा, आजकल तो छुट्टी पर रह सकता हूँ, लेकिन फिर परसों से हो सकता है हमारी, अब क्योंकि मैं इसका कोर्स ख़त्म करना है एंड जितने डेप्थ में मैं चला जाता हूँ, यू नो इट वेरी वेल, तो कोशिश करेंगे जो राजस्थान पे फोकस रहेगा आने वाले टाइम में। राजस्थान की क्लासेस मॉर्निंग आफ्टरनून जहाँ जहाँ टाइम मिलेगा मैं आपको कह सकता हूँ ज्वाइन द क्लास। अगर कोई नहीं कर पाए तो फिर वो रिकॉर्डिंग देख ले, क्योंकि ये कोर्स ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं 1 घंटे में भी ख़त्म कर सकता था कि यहाँ से ये आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, लेकिन फिर दिक्कत ये आती है मैं सोता कैसे, फिर मुझसे सोया नहीं जाता। मुझे लगता कि यार बच्चों के साथ चीटिंग कराया, बच्चे तो भी भोले भाले, उन्हें क्या पता बेचारों को, सेक्सुअल हरेसमेंट पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको तो जितना बता दोगे उतना अच्छा लगेगा, वो विश्वास करते हैं। तो मैं आपके विश्वास के साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं हमेशा बेस्ट ही करूँगा आपके लिए, ठीक। विद दिस प्रॉमिस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए। और फिर भी इस बार की दिवाली आपके लिए 1 घंटा या 2 घंटे की ही होनी चाहिए। दिवाली ज़िंदगी में बहुत आती रहेंगी, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जितने भी प्रेशर, 1 घंटा कीमती है आपका इस समय का, तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बस मिनिमम से काम चलाइए, जितना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, उतने दिवाली मनाइए, और कम से कम सेफ्टी के साथ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था पिछले सालों में, और उन्होंने दिवाली पर ही अपने को घायल किया था, बहुत पेन हुआ था कि एग्ज़ाम छूट गया था उनको उसकी वजह से। तो किसी के साथ ऐसा ना हो, ऐसा भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, विद ऑल दीज वर्ड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। बाय बाय।